गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनडीए थ्रू 2023 के सेकंड पेपर में आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो आपके पास आपका पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लो हैज बीन फाउंड एट द साइट इन द चोलिस्तान एंड एट द बनावली, जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है। दूसरी स्टेटमेंट है, there is the evidences of the plowed field at Kalibangan associated with the mature phase of the Harappan civilization। आपको कालीबंगन एक साइट का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है कि क्या वो मेच्योर फेज से बिलोंग करती थी या नहीं। तीसरे में दिया हुआ है आपके पास, in the plowed field at the Kalibangan had two sets of the furrows crossing at the right angle to the each other suggesting two different crops were grown together it। आपको बताना है कि क्या कालीबंगन में कुछ क्रॉप्स का भी आपकी कुछ खेती बाड़ी भी करी जाती थी या कुछ आपकी क्रॉप्स भी उगाई जाती थी। आपको इनमें से स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी ठीक है, फर्स्ट सेकंड थ्री, फर्स्ट एंड थ्री, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए इसका आंसर आपके पास आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थ्री। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लो हैज बीन फाउंड एट द साइट इन द चोलिस्तान एट द बनावली। देखिए बनावली ये आपका हरियाणा में पड़ता है। अगर मैं टेराकोटा की बात करूं, ये एक तरीके की आपकी बेक्ड क्ले होती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में सील्स को बनाने के लिए बेक्ड क्ले का यूज किया जाता था। वो कुछ ना कुछ वहाँ की टेराकोटा की आपको फिगरेंस भी मिली थी। अगर मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताऊं तो ये आपकी एंशिएंट इंडिया की सबसे पहली मॉडर्नाइज सिविलाइजेशन के बारे में जानी जाती थी, जो आपकी जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र, यूपी से लेके इधर गुजरात लोथल तक फैली हुई थी। ये वही हड़प्पन सिविलाइजेशन थी जहाँ पे आपको जो ड्रेनेज सिस्टम था, इनके घरों के बनाने का जो पैटर्न था वो ग्रिड पैटर्न देखने को मिलता था। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर के एविडेंसेस भी मिलते थे। यहाँ पे आपको सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रोंज इनके एविडेंसेस भी मिलते थे, और ये साथ साथ पोट्री भी इन्होंने बनाना सीख लिया था। तो टेराकोटा वाली बात बिल्कुल ठीक है कि आपको टेराकोटा की जो फिगरेंस थी वो बनावली हरियाणा से मिलती है। दूसरा है, इज देयर इज द एविडेंसेस ऑफ द प्लो फील्ड एट द कालीबंगन। बिल्कुल, कालीबंगन जो है ये आपकी राजस्थान में पड़ती है जगह। यहाँ से आपको जूते हुए खेत मतलब प्लो फील्ड भी मिले हैं। अगर मैं कालीबंगन के बारे में और बताऊं तो यहाँ से आपको टूटी हुई बैंगल्स भी मिली थी। यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी सी सुपरस्टिशियस चीजें भी मिली थी, मतलब जादू टोने वाली चीजें भी मिली थी। थर्ड है आपके पास, इन द प्लो फील्ड एट द कालीबंगन they had the two furrows crossing at the right angle and each other suggesting two different crops were grown in it। बिल्कुल, एग्रीकल्चर के एविडेंसेस भी आपको कालीबंगन से मिलते हैं। तो आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक दी हुई थी, इसी वजह से आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थ्री आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस ऑफ द भूदान मूवमेंट। Vinoda Bhave organized the सर्वोदय समाज to take up the work of the non-violent transformation in India। ठीक है। जयप्रकाश नारायण withdrew from the active politics to join the Bhudan movement in 1953। ये भूदान मूवमेंट आपका 1951 में स्टार्ट हुआ था, 1953 में स्टार्ट नहीं हुआ था। In the wake of the Bhudan movement, the first donation of the land was made in the village of the Punchampalli, Telangana। आपको इसमें से बताना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थ्री। देखिए अगर मैं भूदान मूवमेंट के बारे में बताऊं तो ये आपकी जमीन के जो जितने भी मैटर्स होते थे उनसे रिलेटेड एक मूवमेंट थी, और इसको विनोदा भावे ने ही स्टार्ट करा था, जो कि आपके गांधी जी के बहुत बड़े भक्त भी हुआ करते थे। एक समय की बात होती है कि पूचमपल्ली जो आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है एक जगह, ये वहाँ पे अपने वहाँ पे जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको थोड़ा सा लेक्चर दे रहे थे, उनको अटेंड कर रहे थे। तो उसी समय पे एक व्यक्ति खड़ा होता है और थोड़ी सी जो भूमि उनसे छीन ली गई थी उसको वापस पाने के लिए वो डिमांड करता है। उसी समय पे एक पर्सन होता है श्री रामचंद्र रेड्डी, जो उसी सडन मूवमेंट पे अपनी 80 एकड़ जो लैंड होती है वो 80 लैंडलेस विलेजर्स को दान में दे देता है। इसी को भूदान मूवमेंट बोला जाता है। तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट में यही बताया हुआ है, इन द वेक ऑफ द भूदान मूवमेंट द फर्स्ट डोनेशन ऑफ द लैंड वाज मेड इन द विलेज ऑफ द पूचमपल्ली
इन द तेलंगाना। हाउ, ठीक है, तो आपके पास थर्ड स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, आपके पास आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजाइन ऑफ द टेरर इन द रिवोल्यूशनरी फ्रांस रेफर टू, ये आपकी फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड पूछा हुआ है कि रिजाइन ऑफ टेरर क्या होता था। बैंड्स ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूविंग अराउंड टू terrorist people who did not participate in the revolution. The royal force punished people who participated in the revolution. Trial and the beheading person considered enemies of the republic by the revolutionary tribunals. The general atmosphere of the insecurity pre-received by the people after the beheading of the king. आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी ठीक है या कौन सी नहीं है। तो रिजाइन ऑफ जो टेरर होता था, अगर मैं बताऊं तो वहां पे एक मैक्समिल रॉबेस्पायर होता था। अगर उसको अपने जो एनिमी होते थे वहां पे अगर कोई भी दिखता था वो उसका सरेआम कत्ल कर देता था, मतलब बिहेडिंग करता रहता था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका थर्ड वाली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। ट्रायल एंड बिहेडिंग पर्सन कंसीडर द एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक बाय द रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स। किंग का नाम था मैक्समिल रॉबेस्पायर, मैक्समिलियन रॉबेस्पायर। फोर्थ क्वेश्चन है, द इमीडिएट एंडिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज द अर्जेंट नेसेसिटी वाज रिवोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिविजुअल मूवमेंट या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। भारत में अंग्रेजी शासन को खत्म करने वाली जो सबसे एक मेजर रिफॉर्म थी वो कौन सी थी, आपको वो बतानी है। तो सीधा सीधा आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट, जो आपकी 1942 में हुई थी। क्योंकि इस टाइम तक आते आते आपको वो याद होगा कि 1942 में आपका क्रिप्स मिशन भी आया था, जो इंडिया में फेल हो चुका था, क्योंकि वो इंडिया में रहकर शायद एक सेपरेट स्टेट की जो डिमांड थी उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया था, जिससे आपकी इंडिया जो इंडिया है और साथ जो मुस्लिम लीग थी उनमें बीच में सेपरेशन का पार्ट भी हो गया था। तो इसी वजह से ये शायद ये फेल भी हो गया था, तो इसको वापस जाना पड़ा था। सेकेंड रीजन है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अंग्रेजों ने इंडियन का जो पार्टिसिपेशन था वो हमसे बिना पूछे बोल दिया था कि इंडियंस पार्टिसिपेट करेंगे। तो भारत में जो बैठी हुई जनता थी उनके मन में एक तरीके से आप आक्रोश बोल सकते हैं कि आक्रोश की भावना जागृत हो गई थी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 में गांधी जी के द्वारा करा गया था, और इसको क्वालियस टैंक मैदान जो था वहां से आपको लॉन्च करा गया था। और इसको और क्विट इंडिया मूवमेंट को ही अगस्त क्रांति के बारे में भी जाना जाता है, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने में जो कहा जाता कि सबसे बड़ा एक मेजर रोल प्ले किया था। यहीं पर गांधी जी ने अपने करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 अगस्त में हुआ था, और इसी को मैं अगस्त क्रांति भी के नाम से भी जानती हूँ। यहीं पे आपका करो या मरो का नारा भी आया था, और ये दिया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रॉयल सेंटर इन द विजयनगर एम्पायर। The royal center was located in the southern western part of the settlement. ठीक है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट दी हुई है। It included over 60 temples. ठीक है, about 30 building complexes at the site has been identified at the places. आपको बताना है कि विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट थी है। विजयनगर एम्पायर जो था इसके संस्थापक आपके हरियर एंड बुक्का हुआ करते थे, जो आपकी मॉडर्न कर्नाटका वाले रीजन में लाइक करते थे। और इनके अगर मैं लास्ट रूलर के नाम बताऊं तो आपका श्रीरंगा थर्ड हुआ करते। इनकी कैपिटल आपकी हम्पी हुआ करती थी। देखिए, साउथ इंडिया में हुआ करते थे ये, मॉडर्न डे कर्नाटका। ठीक है, कैपिटल इनकी होती थी हम्पी। और अगर मैं फाउंडर के नाम बताऊं वो आपके होते थे हरियर एंड बुक्का। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट देखिए, द रॉयल सेंटर वाज लोकेटेड इन द साउथर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंटर, बिल्कुल ठीक दी हुई है, कर्नाटका वाले रीजन में थी। अगला है इट कैन इंक्लूडेड ओवर 60 टेम्पल्स, बिल्कुल ये आपके 60 से लेके 100 टेम्पल्स तक इंक्लूड हो जाते थे। थर्ड स्टेटमेंट है इट इंक्लूडेड अबाउट 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस हैज बीन फाउंड एट प्लेसेस, बिल्कुल इन्हीं के टाइम पे आपको टेम्पल बिल्डिंग बहुत ज्यादा मिलती थी, इन्हीं के टाइम पे आपको जो ये प्लेसेस थे वो बहुत ज्यादा मिले थे। ठीक है, तो आपके पास तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, फर्स्ट सेकंड एंड 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about the bhakti movement is not correct?
याद रखिए जब भी यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन आता है नोट वर्ड को आप हमेशा हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि एट द आंसर के टाइम पे हमारा नोट पे ध्यान नहीं जाता। नेक्स्ट है द भक्ति मूवमेंट अवॉइडेड ट्रेडिशन दैट प्रमोटेड द डाइवर्सिटी। आपके पास पहली स्टेटमेंट ही गलत निकल के आ चुकी है। द भक्ति मूवमेंट अवॉइडेड ट्रेडिशन नहीं, जो आपकी भक्ति आंदोलन था वो उस समय के समाज में थोड़ा सा कल्चर को प्रमोट करने के लिए ला रहा था, समाज सुधारिका आंदोलन बोल सकते हैं। तो वो अपने ट्रेडिशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत हो जाती है। द नॉर्दर्न इंडिया द भक्ति मूवमेंट रिवॉल्व अराउंड द वर्शिप ऑफ राम एंड कृष्ण। बिल्कुल ठीक है, राम और कृष्ण के आसपास रिवॉल्व कर रहे थे भक्ति मूवमेंट, क्योंकि हमारे आज के टाइम पे गॉड भी माने जाते हैं। द भक्ति मूवमेंट रिलाइड ऑन द डिवोशन ऑफ द गॉड। बिल्कुल भगवान की भक्ति में बिलीव करते थे। While तुलसीदास रिप्रेजेंट द ट्रेडिशन ऑफ द डिवोशन एट्रीब्यूटीज एंड संत कबीर। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दी हुई है। आपको याद होगा कि भक्ति मूवमेंट में तुलसीदास, कबीरदास, रामाबाई, मीराबाई, संत कबीर, इन सब के नाम आपके मेजर तरीके से उभर के आते हैं। ठीक है, तो आपके पास आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी की तीनों स्टेटमेंट आपके पास ठीक दी हुई है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट आपके पास गलत दी हुई थी। Next question. Consider the following statement regarding the Sanchi and its archaeological findings. When Sanchi was discovered in 1818, three of its four gateways were still standing. The fourth was lying on the support where it has been fallen. ठीक है। Animal depicts Sanchi include elephant, horse, monkey and kettle. ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए सांची का जो स्तूप था वो अशोका ने बनवाया था एट द टाइम ऑफ 3rd सेंचुरी बीसी, और सांची के स्तूप में बोला जाता है कि इट इज रिलेटेड टू गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा की रिलेटेड तो जातक स्टोरीज बताई हुई हैं। वहां पे आपको एक एम्पिटी सीट और व्हील भी रिप्रेजेंट करा गया है, जो कि एम्पिटी सीट जो है वो आपके महापरिनिर्वाणा को रिप्रेजेंट करती है, और जहाँ पे जो व्हील है वो उनके जो सरमन उन्होंने जगह जगह पे दिए थे गौतम बुद्धा ने, उनको रिप्रेजेंट करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक दी हुई है। व्हेन द सांची वाज डिस्कवर्ड इन 1818, जब सांची स्तूपा 1818 में डिस्कवर्ड हुआ था, तो उसमें से जो फोर्थ था वो फोर्थ पिलर जो था वो गिरा हुआ था, 3 खड़े थे। एनिमल्स भी बिल्कुल एलिफेंट भी दर्शाए जाते हैं, हॉर्स भी है, मंकी भी है और कैटल भी है। तो आपके पास बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट दोनों की दोनों ठीक हो जाती है। अशोका ने बनवाया था 3rd सेंचुरी बीसी में, रिलेटेड टू गौतम बुद्धा हुआ था, जिसमें आपके एम्पिटी सीड्स और व्हील को दर्शाया गया है। जो व्हील जो है वो आपके सरमन को रिप्रेजेंट करता है, गौतम बुद्धा के द्वारा दिए गए उपदेशों को बताता है। एम्पिटी सीड जो है वो आपके महापरिनिर्वाण को दर्शाता है, मृत्यु को दर्शाता है। महापरिनिर्वाण मतलब सारे के सारे दुखों से आप निर्वाण प्राप्त कर चुके। चंडी मंगला, a 6th century text, was composed by हेमा सरस्वती, माधव कंदली, तुकाराम या फिर मुकुंदरम चक्रवर्ती। देखिए इसका आंसर आपका आएगा मुकुंदरम चक्रवर्ती। चंडी मंगला जो है ये आपके बंगाली लैंग्वेज में कंपोज करा हुआ एक टेक्स्ट थी, जो कि आपका जो गॉडेस चंडी होती है उससे रिलेटेड इसमें कुछ एपिक्स दर्शाए हुए हैं, जिसको मुकुंदरम चक्रवर्ती ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंगोल इंस्टॉल्ड इन द पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया was seen as the symbol of the path of the services, duty and the nation in which empire of the past? गुप्ता एम्पायर, पांड्या एम्पायर, शुंगा एम्पायर या चोला एम्पायर? अभी सेंगोल को हमारे जो आपका सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट था पार्लियामेंट में इंस्टॉल करा गया है। आपको बताना है कि ये किस डायनेस्टी से रिलेटेड होता है। तो ये आपके चोला एम्पायर से रिलेटेड होगा। देखिए अगर मैं सेंगोल की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो
सेंगोल एक तरह से आपके जो फर्स्ट किंग हुआ करते राजेंद्र चोला, उनके टाइम पीरियड से चलती हुई हिस्ट्री आ रही है। जब एक राजा दूसरे राजा का तिलक करता था तो उस तरह पे इसको एक सत्ता को ट्रांसफर करने का सिंबल माना जाता था। इसको सबसे पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने भी यूज करा था, जब अंग्रेजों ने हमारी जो सत्ता है वो हमारे हाथों में सौंप दी थी। तो ये सत्ता का ट्रांसफर करने का एक सिंबल माना जाता है, विच इज रिलेटेड टू चोला एम्पायर, राजेंद्र चोला। फर्स्ट यूज बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और ये लेटेस्ट आपके पार्लियामेंट में इन द सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not the way of the kings in the ancient India attempted to claim their higher status? आपको बताना है कि एंशियंट इंडिया में जो किंग अपनी अथॉरिटी को दर्शाने के लिए क्या काम नहीं करता था। आपके पास पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग विद द वेराइटी ऑफ डाइटीज, बिल्कुल ठीक है, अपने आप को बड़े बड़े से नामों से करना, बड़े बड़े से टाइटल से बताना, अपने आप को बड़ी बड़ी सी उपाधियां देनी, अज्यूमिंग द प्रमोट टाइटल्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, अपने आप को बड़े बड़े टाइटल्स देता। जैसे आपने बिंबिसारा का सुना होगा, अमित गात्र, विक्रम आदित्य, अशोका ने अपने आप को दिया था देवन पिया पियादासी। तो अपने आप को वो कहीं पे भी विजय प्राप्त करते थे तो अपने आप को बड़े बड़े से महाराजा धीराज, इन सब उपाधियों से अपने आप को, मतलब अपने आप को टाइटल्स देते थे कि हमने ये वाला एरिया जीता है तो अभी हमें ये टाइटल मिलना चाहिए। तीसरा है इम्पोजिंग हाई टैक्सेस, नहीं, क्या वो टैक्स लगा के अपने जनता के ऊपर टैक्स लगाने के बाद अपने एक स्टेटस को बढ़ाते थे? नहीं, इम्पोजिंग हाई टैक्स हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा वैसे दिया हुआ है कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज, बिल्कुल, किसी भी दूसरे राजा पर हक जमाने के लिए उसको जीतते थे, उस पर विजय प्राप्त करते थे, तभी तो वो माना जाता था कि मैंने ये वाला एरिया जीत लिया है तो अब इसके ऊपर मेरा हक होगा। तो आपके पास ये तीनों स्टेटमेंट ठीक दी हुई थी, सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट गलत दी हुई थी, तो आंसर हो जाएगा सी। In which of the following ways did the First World War not impacted Europe? From a continent of the creditor turned into the continent of debitors. Soldier came to be placed at a higher in the social status than as civilians. Popular support decreased for the conservative dictatorship, which has to be came to being in the recently. National honor occupying center stage in the public sphere. आपको बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी कौन सी चीज थी जो not impacted by the Europe. आपको याद होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो थी उसकी जो एंडिंग हुई थी वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल से हुई थी, जहाँ पे आपके जर्मनी पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, और सैंक्शन लगाने के बाद जो आपके इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, इटली थे, उनको तो क्रेडिटर में थोड़ा सा मुनाफा हो रहा था। वो ऐसा नहीं था कि वो कर्जे में डूबे जा रहे थे, उनको मुनाफा हो रहा था इकोनॉमिक तरीके से भी, बल्कि जर्मनी पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे थे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो होगा फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ अ क्रेडिटर टर्न इनटू द कॉन्टिनेंट ऑफ द डेबिटर, नॉट इंपैक्टेड द यूरोप, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following Ashokan minor rock edict contain the personal name of King Ashoka? देखिए, किंग अशोका जो थे, एक कलिंग वॉर के बाद उन्होंने अपनी जो धम्म की नीति थी उसको प्रोपगेट करना स्टार्ट करा था। आपको पता होगा कि कलिंग जो है वो उड़ीसा में एक छोटा सा स्टेट, एक राजा हुआ करता था जिसके ऊपर अशोका ने अपनी चढ़ाई करी थी, जिसके बाद ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे मास मैसेकर के बाद उसने अपने जो ये वायलेंस वाली जो पॉलिसी थी उसको खत्म करके धम्म में आ गया था। फिर उसने बहुत सारे जगह जगह पे माइनर रॉक एडिक्ट्स बनवाए थे, मेजर पिलर एडिक्ट्स बनवाए थे, जगह जगह पे खुदाई करवा रहा था ताकि मैं धर्म का प्रचार कर सकूं, बुद्धिज्म को प्रोपगेट कर सकूं। साथ ही साथ उसने वहां पे अपने धम्म महामात्यस को भी अपॉइंट करा था जो उसके मैसेजेस को बार बार पढ़ के सुनाते थे। तो उन्हीं में से पूछा हुआ है कि उन्हीं एडिक्ट्स में से ऐसा कौन सा माइनर रॉक एडिक्ट्स है जहां पे उसका पर्सनल नेम कंटेन किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा मास्की, और यहाँ पे जो उसका नाम था वो था देवम पियादासी, मतलब भगवान के चरणों में उनकी सेवा करने वाला देवम पियादासी, ठीक है, मास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, चरक संहिता, भरतनाट्य शास्त्र, संगम लिटरेचर, अष्टाध्यायी। देखिए, अष्टाध्यायी जो थी वो पाणिनि ने लिखी थी, संगम लिटरेचर आपके
साउथ इंडिया का लिटरेचर का मतलब होता है संगम का मतलब ऐसी एक मीटिंग जहां पे लोग अपनी पोएम्स को सुनाते हैं, अपने जो थॉट्स होते हैं उनको एक्सचेंज किया जाता है। आप संगम लिटरेचर में ही देखते हैं कि यहाँ पे चोल चेर पांड्या 3 तरह के किंगडम्स आया करते थे। भारत के नाट्य शास्त्र, भरत मुनि ने अपना एक जो बोलते हैं नाट्य कला से रिलेटेड एक नाटक लिखा था, ठीक है, जिसमें वो नाटक की कलाओं को दिखाता था, संगीत को दर्शाया गया था। अगला है चरक संहिता, इट वॉज रिटन बाय चरक, जो कि आपकी मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है। आपकी अष्टाध्यायी 6 to 5th सेंचुरी में कंपोज हुई थी। संगम लिटरेचर आपका 400 बीसी से लेकर 300 बीसी में आया था। भरत नाट्य शास्त्र आपके भारत ने करा था, और चरक संहिता का अगर मैं टाइम पीरियड बताऊं तो आपके 2nd सेंचुरी बीसी में आया था। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा आपका 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट देखिए, इतने ही क्वेश्चन आए थे आपके एनडीए 2023 में। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी और कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।